हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास का 10 चैप्टर, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा कि मुगल साम्राज्य की जो स्थिति है वो भारत में खराब होती जा रही थी। ठीक है, उसी समय दोस्तों ठीक उसी समय अंग्रेजों का एंट्री जो है भारत में होता है और भारत में बंगाल में होता है। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जब भारत इंडिया आए थे तो उस तरीके से दोस्तों बंगाल में सबसे पहली लड़ाई हुई थी, वो थी प्लासी की लड़ाई। ठीक है, बंगाल का एक नवाब था जिसका नाम था सिराजुद्दौला और उसी के साथ जो है अंग्रेजों की सबसे पहली लड़ाई हुई थी जो कि थी प्लासी का युद्ध। वो कब हुआ था? 1757 में। ठीक है, तो दोस्तों भारत जो है सबसे पहले बंगाल आए थे। बंगाल में दोस्तों उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत करने के बाद किस तरीके से उन्होंने देहात के साथ, देहात का मतलब बेसिकली क्या होता है? विलेज वाले एरिया, यानी कि जो विलेज में जो गांव में लोग रहते हैं उन्हीं को देहात बोला जाता है। ठीक है, तो देहात में उन्होंने किस तरीके का टैक्स का सिस्टम रखा था, यानी कि किस तरीके से वो टैक्स लेते थे, किस तरीके से वो कर वसूलते थे, उसी चीज को दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली अगर इस चैप्टर का शुरुआत है वो 9 चैप्टर से हो चुका है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य की जो स्थिति है वो खराब होती जा रही थी और एंट्री जो है वो अंग्रेजों की हो चुकी थी। इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे जब अंग्रेज का एंट्री हो चुका था और जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कर चुके थे, उसके बाद यहाँ के लोगों के साथ किस तरीके से अत्याचार करते थे, लोगों की क्या स्थिति थी, उसी चीज को पढ़ेंगे। सबसे पहले ये दो वर्ड का मीनिंग आप समझिए, एक है उपनिवेशवाद और एक है देहात। देहात का मतलब तो आप समझ गए कि एक प्रकार का गांव वाला एरिया, यानी कि विलेज वाला एरिया को बोला जाता है, गांव के लोगों को बोला जाता है देहात। लेकिन उपनिवेशवाद का मतलब क्या हुआ? तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं उपनिवेशवाद का मतलब अगर बेसिकली आपको समझाएं तो किसी छोटो, जैसे कि अंग्रेजों के द्वारा भारत पर आया तो अंग्रेजों ने भारत पर एक उपनिवेश स्थापित किया। ठीक है, और यहाँ पर सभी लोगों को बताया कि ये जो उपनिवेश है वो सभी लोगों के लिए फायदेमंद है, बहुत ही अच्छा है। बस इसी को उपनिवेशवाद बोलते हैं। सिंपली अंग्रेजों के द्वारा भारत में, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू किया गया और सभी लोगों को बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बहुत ही अच्छा है, सभी लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। बस इसी चीज को दोस्तों उपनिवेशवाद बोला जाता है। ठीक है, लेकिन रियलिटी में वैसा कुछ होता नहीं है, उसी चीज को उपनिवेशवाद बोला जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर का शुरुआत करेंगे जो कि है क्लास 12 हिस्ट्री इतिहास का 10 चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग को क्या करना, शुरू से अंत तक मेरे साथ जुड़े रहना है और अच्छे से जो भी पॉइंट मैं बोलूंगा प्लीज उसको नोट करेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि दोस्तों आप नोट नहीं करेंगे, स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो फिर ये कहानी जैसा रहेगा, 10 दिन आपके दिमाग में रहेगा, फिर आपके दिमाग से बाहर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्लीज आप लोगों से विनर विनती है, आप आराम से बैठ करके वीडियो को देखिए, जो जो चीज मैं बोलता हूं प्लीज उस चीज को अच्छे से समझिए, फिर आपको जो है बहुत अच्छी लगेगी ये कहानी सुनने में, क्योंकि अंग्रेजों का जो है एंट्री हो चुका। चलिए, तो चैप्टर की शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार से। बेसिकली हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, जानेंगे कि औपनिवेशिक शासन उन लोगों के लिए कैसा था, यानी कि जो गांव में रहते थे, जो देहात में रहते थे, तो उन लोगों के लिए औपनिवेशिक शासन उन लोगों के लिए कैसा था जो लोग देहात में रहते थे। बंगाल में जमींदार की स्थिति क्या थी, किसानों के क्या हालात थे, अंग्रेजों द्वारा थोपा गया राजस्व प्रणाली, यानी कि जो एक प्रकार का टैक्स सिस्टम जारी कर दिया था उसका क्या था, और आदि को इसी के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। बेसिकली मैंने आपको बताया कि किस तरीके से उन लोगों का अत्याचार हो रहा था यहाँ पर, यानी कि इंडिया पर, बंगाल के लोगों पर, उसी चीज को दोस्तों आज के इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे, जो कि बहुत ही मजा आएगा। बस आप लोग शांतिपूर्वक मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। तो दोस्तों मैंने वीडियो के शुरू में ही आप लोगों को बताया था कि जो बंगाल के नवाब थे जिसका नाम था सिराजुद्दौला, तो सबसे पहली जो अंग्रेजों की लड़ाई हुई थी उसका नाम था प्लासी, क्योंकि प्लासी नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि दोस्तों ये प्लासी नामक जगह पर ये लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहली लड़ाई का नाम है प्लासी युद्ध, प्लासी की लड़ाई। और दोस्तों वो कब हुई थी? 1757 में। ध्यान रखना आप लोग को, 1757 में। किसके साथ हुआ था? बंगाल का एक नवाब था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका चैप्टर की शुरुआत होती है, बंगाल तथा वहां के जमींदार। औपनिवेशिक शासन सबसे पहले बंगाल में स्थापित किया गया था। बंगाल ही वह प्रांत था जहां पर सर्वप्रथम ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने तथा भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था और नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने का पुरजोर प्रयास किया गया था। तो सबसे पहले उन लोगों का एंट्री जो है बंगाल पर होता है और बंगाल के किसानों के साथ सबसे पहली शुरुआत उन लोगों का, यानी कि टैक्स लेने का जो सिस्टम है वो शुरू हो चुका था। अब देखिए आगे पॉइंट को देखिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले है बर्दवान में की गई नीलामी की एक घटना, यानी कि बर्दवान एक जगह का नाम है, तो वहीं पे नीलामी की गई एक घटना को समझते हैं। सन 1797 में बर्दवान, आज के वर्धमान, ठीक है, आज के बर्दवान, तो सन 1797 में बर्दवान में एक नीलामी की गई थी। नीलामी का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लेते थाना वगैरह में कोई गाड़ी वगैरह को पकड़ लेता है, कोई बाइक को पकड़ लेता है और उसको 10 साल 15 साल तक उसको अगर नहीं लेने के लिए कोई आया या फिर वो उसको छोड़ के कोई चले गया, ठीक है, जैसे कोई भी अगर थाना पकड़ के रख दिया उसको और उसको कोई नहीं लेने के आया, उसका जो मालिक है वो अगर लेने के लिए नहीं आया, तो फिर उस चीज का जो है नीलामी किया जाता है। यानी कि एक प्रकार का बोल सकते हैं कि जो सस्ते पे, जो सबसे ज्यादा दाम लगाएगा उसको वो गाड़ी मिल जाएगी। ठीक है, एक प्रकार का वही बोल सकते हैं। तो 1797 में बर्दवान, यानी कि आज के वर्धमान में एक नीलामी की गई थी, जो कि एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। वहां के राजा द्वारा धारित भूसंपदाएं बेचे जा रहे थे, यानी कि जो लोगों की थी भूसंपदाएं, उस चीज को बेचे जा रहे थे। ठीक है, 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त क्या होता है, इस चीज को थोड़ा समझिए। यानी कि दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा एक प्रकार का टैक्स लगाया गया था,
अंग्रेजों के द्वारा एक प्रकार का कर लगाया गया था, टैक्स लगाया गया था, जो कि एक प्रकार का फिक्स था। बस उसी चीज को बोला जाता है इस्तेमारी बंदोबस्त। क्या बोला जाता है? इस्तेमारी बंदोबस्त। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही है? तो देखिए 1793 में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रत्येक जमींदार के लिए एक निश्चित राजस्व, यानी कि एक प्रकार का एक निश्चित राजस्व, मतलब क्या हो गया? राजस्व का मतलब हो गया जमीन के द्वारा, यानी कि जो खेती वगैरह करते थे, जो जमींदार खेती करते थे, उन्हीं लोगों से टैक्स लिया जाता था इनकी, इसलिए यहाँ पर जो है राजस्व कर यूज हुआ। राजस्व कर मतलब एक प्रकार का जमींदारों के पास टैक्स लिया जाता था, किसानों के पास टैक्स लिया जाता था। ठीक है, तो 1793 में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू करके ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इस्तेमारी बंदोबस्त कर, ये पूरा वर्ड होगा, इस्तेमारी बंदोबस्त लागू कर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है प्रत्येक जमींदार के लिए एक निश्चित राजस्व, यानी कि एक फिक्स जो है टैक्स का व्यवस्था कर दिया गया। बर्धमान के राजा, जिसका नाम था बर्धमान के राजा, द्वारा कर नहीं अदा करने पर उनकी जो भू संपदा है उसकी नीलामी की जाने लगी। नीलामी में अनेक खरीदार राजा को ही एजेंट थे, यानी कि जो नीलामी होती थी उनके जो, यानी कि जो नीलामी होती थी किसानों की जमीनों की या फिर कोई भी चीजों की जिसकी का टैक्स नहीं भरते थे किसान, तो जो नीलामी वाले थे, यानी कि जो नीलामी करते थे, उन्हीं लोगों का ऑफिसर जो होता था, जो बड़े बड़े लोग होते थे, उन्हीं लोग इसको खरीदते थे। यानी कि जो नीलामी में अनेक खरीदार होता था वो राजा का ही क्या होता था? एजेंट होता था। ठीक है, नीलामी में 95% से ज्यादा बिक्री फर्जी थी। राजा का जमीन खुले तौर पर बेच दी गई थी और उनकी जमींदारी का नियंत्रण उसी के हाथों में रहा था। तो चीजें आपको समझ में आ गई। सबसे पहले तो एक प्रकार का टैक्स, सबसे पहले वहां पर नवाब को, जिसका नाम क्या था, मैंने आपको बताया कि वहां का राजा जिसका नाम था सिराजुद्दौला, उसको हरा दिया जाता है। उसके बाद अंग्रेज जो है उसको कब्जा कर लेता है। कब्जा करने के बाद किस तरीके से उन्होंने अत्याचार किया, एक प्रकार का फिक्स टैक्स सिस्टम ला दिया, जिसको बोला जाता है इस्तेमारी बंदोबस्त। ठीक है, तो एक प्रकार का इस्तेमारी बंदोबस्त ला दिया गया और उसमें दोस्तों सभी किसानों को प्रॉब्लम होने लगी। इसलिए प्रॉब्लम होने लगी कि बाढ़ आए, सुखाड़ आए, चाहे खेती हो ना हो, आपको इतना टैक्स पेड करना ही है। जब किसान वहां पर टैक्स को नहीं जमा कर पाते थे, जब कर को जमा नहीं कर पाते थे, फिर दोस्तों उनकी जो जमीन होती थी उनको अंग्रेजों के द्वारा नीलामी कर दिया जाता था। और उनकी जो नीलामी करता था, यानी कि जो जमीन उनका नीलामी करता था, वो लेने वाले अंग्रेज के एजेंट ही होते थे। चीजें आपको समझ में आ रही है? अब यहां पर देखिए, इसी को बोला जाता था जो 95% से ज्यादा बिक्री जो है वो फर्जी होती थी। 95%, समझ रहे हैं? तो राजा का खुले तौर पर, राजा का जमीन खुले तौर पर बेच दी गई, पर उनकी जमींदारी का नियंत्रण उसी के हाथों में रहा था। ठीक है, देखिए अब अदा ना किए गए राजस्व की समस्या। अब जो लोग, यानी कि जो लोग टैक्स को नहीं जमा कर पाते थे, उसकी समस्या क्या थी, इसको समझते हैं। अदा ना किए गए राजस्व की समस्या। इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद 75% से ज्यादा जमींदारियां हस्तांतरित, यानी कि ट्रांसफर कर दी गई। ब्रिटिश अधिकारी को यह उम्मीद थी कि इस्तेमारी व्यवस्था लागू करने से उनके सामने बंगाल की सारी समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन 1770 के दशक की शुरुआत में ही बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा गई, क्योंकि अकाल आ पड़े थे। ब्रिटिश अधिकारी कृषि में निवेश को प्रोत्साहन दिया तथा राजस्व मांग कर को अस्थायी रूप से तय कर दिया गया, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारी को यह उम्मीद था कि इस प्रक्रिया में छोटे किसान और भूस्वामियों का एक वर्ग उभरेगा जो हमारे कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का वफादार होगा। तो यहाँ पर चीजें कुछ ऐसी थी कि 75% से ज्यादा जो जमीन है, जो यानी कि जो जमीन थी किसानों के पास, उसको हस्तांतरित कर दिया गया था। एक प्रकार का बोल सकते हैं जो टैक्स वहां पर लागू किया गया था, तो किसान जो टैक्स को नहीं अदा कर पाते थे, जिसके कारण जो उनकी जमीन थी उनके हाथों से ट्रांसफर हो गई थी, हस्तांतरित हो गई थी। ठीक है, फिर ये ब्रिटिश अधिकारी जो थे वो उम्मीद, यानी कि इस्तेमारी व्यवस्था लागू करने के बाद उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो बंगाल की समस्या है वो अब खत्म हो जाएगी। और 1770 के दशक की शुरुआत में ही बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा गई थी, क्योंकि वहां पर जो है अकाल आ पड़े थे। किसानों की स्थिति इस तरीके से दयनीय हो गई थी कि वहां पर जो एक प्रकार का बहुत बड़ा अकाल आ पड़ा था। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं जमींदार के बारे में। यहां से आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। इनके अधीन में अथवा नियंत्रण में अनेक गांव होते थे। जो जमींदार होते थे उनके अधीन में, उनके कंट्रोल में अधिक गांव होते थे। कभी कभी 400 गांव तक इनके अधीन में होते थे। जमींदार यह निर्धारित करते थे कि अलग अलग गांवों में राजस्व की कितनी मांग पूरी करनी होगी, तथा ब्रिटिश अधिकारी जमींदार से यह उम्मीद करते थे कि कंपनी को समय समय पर राजस्व कर वसूली कर जमा दे, अन्यथा उनकी संपत्ति नीलाम की जाएगी। यानी कि सिंपल अगर भाषा में हम लोग समझे तो जमींदार एक प्रकार का बोल सकता था एजेंट होता था, जो कि अंग्रेजों का ही होता था। ठीक है, उनका काम सिर्फ इतना होता था कि जमींदार के अंतर्गत 300 से लेकर के 400 गांव तक रहते थे उसके अंदर में। ठीक है, और जमींदार क्या करते थे, सभी गांव में जाकर के एक एक प्रकार का टैक्स को जमा करते थे, फिर वो टैक्स को एक फिक्स टाइम में वो अंग्रेजों को दिया करते थे। ठीक है, तो ये इसी चीज का जो है अंग्रेज इंतजार करते थे। यानी कि अंग्रेज का जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो क्या बोलते थे कि समय समय पर राजस्व कर जो टैक्स होता था, जो राजस्व कर होता था, जो राजस्व टैक्स होता था, उस वसूली को जमा करके, अन्यथा उनकी संपत्ति नीलाम की जा सकेगी। तो समय समय पर अगर वो नहीं देते तो फिर उनके बाद जो है जमींदार की कंप्लेंट पर उसकी जो जमीन, यानी कि जो राजस्व को जमा नहीं करते थे, जो टैक्स को जमा नहीं करते थे, उनकी जमीनों की नीलामी कर दी जाती थी। अब यहाँ पर देखिए कार्नवालिस, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट व्यक्ति है, इसके बारे में आपको एग्जाम में पूछा जाता है, समझिए। देखिए चार्ल्स कार्नवालिस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश सेना का कमांडर थे।
जब 1793 में बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1793 में जब बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू हुआ तो उस समय कॉर्नवालिस क्या था, तो कॉर्नवालिस जो है बंगाल का गवर्नर था। और इस्तेमारी बंदोबस्त, जो कि मैंने आपको बताया, बंदोबस्त इस्तेमारी बंदोबस्त मतलब एक प्रकार का फिक्स टैक्स जो लागू किया गया था, वो कब किया गया था, 1793 में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार चूक क्यों करते थे, यानी कि राजस्व राशि के समय, यानी कि वो अपने टैक्स को जमा करते समय आखिर जमींदार को क्या प्रॉब्लम होती थी, क्या दिक्कतें होती थी जिसके कारण वो टैक्स को नहीं जमा कर पाते थे। इस चीज को समझिए, यहां से भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आखिर दोस्तों क्यों जमींदार, यानी कि जो जमींदार होते थे, वो आखिर टैक्स को क्यों नहीं पेड कर पाते थे, जमा नहीं कर पाते, इस चीज को समझिए, फिर आपको कहानी और इंटरेस्टिंग लगेगी। देखिए प्रारंभिक राजस्व मांग कंपनी द्वारा निर्धारित की गई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा थी। सबसे पहली बात, जो किसानों के द्वारा, यानी कि जो अंग्रेजों के द्वारा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके द्वारा टैक्स इतना ज्यादा लगा दिया गया था जिसको चुकाना एक प्रकार का इम्पॉसिबल था, नामुमकिन सा था। ठीक है, फिर ऊंची राजस्व मांग 1790 के दशक में लागू की गई थी, जब कृषि की उपज नीची थी। और वो उस समय लागू किया गया था जब कृषि का उपज जो बहुत ही धीमा था, बहुत ही नीचा था। यानी कि जहां पर अगर 4 कटा वाला खेती होना चाहिए, 4 बोरी चावल उपजाना चाहिए, तो दोस्तों वहीं पे जो है 2 बोरी 1 बोरी, यानी कि एक प्रकार का बोल सकते हैं कि उनकी समय जो किसानों की हालत थी, जो जमीनों की हालत थी दोस्तों, बहुत ही ज्यादा दयनीय थी, जिसके कारण जो है किसानों को एक प्रकार का टैक्स जमा करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। देखिए रैयत के लिए जमींदार को उनकी दे राशि चुकाना मुश्किल था। इस हालत में जमींदार खुद ही किसानों के राजस्व इकट्ठा नहीं कर पाते थे। रैयत के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, रैयत का भी मतलब एक प्रकार का किसान होता है। ठीक है, तो एक तो सबसे पहली बात, उसी राजस्व की मांग होती थी 1790 के दशक में, और उस समय जो है कृषि उपज जो है बहुत ही ज्यादा नीची थी। फिर क्या हुआ, नीची मतलब एक प्रकार का, यानी कि कृषि की उपज जो है ना के बराबर होती थी। ठीक है, और रैयत के लिए जो जमींदार थी, उनको दे राशि चुकाना मुश्किल होता था। इस हालत में जमींदार खुद किसानों में से राजस्व इकट्ठा नहीं कर पाते थे, और इसी कारण जो जमींदार होते थे, जमींदार के अंदर जो 400 से 500 गांव होते थे, 300 से 400 गांव उसके अंदर में होते थे। फिर जमींदार उस चीज को, यानी कि टैक्स को नहीं, इससे गांव वाले से, यानी कि किसानों से नहीं वसूल कर पाते थे, जिसके कारण दोस्तों वो जो है अंग्रेजों को नहीं दे पाते थे उस टैक्स को। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता समझिए। देखिए राजस्व असमान था, अच्छी फसल हो या खराब फसल, ठीक समय पर राजस्व का भुगतान करना जरूरी था। ये चीज मैंने आपको बताया कि चाहे फसल हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है, आपको टैक्स जमा करना ही पड़ेगा। कुछ इस प्रकार का कंडीशन था, जिसके कारण जो किसान थे वो अपने भुगतान में, यानी कि जो अपना टैक्स है उसको अदा करने में असमर्थ हो जाते थे, नहीं कर पाते थे। ठीक है, इस्तेमारी बंदोबस्त, इसके द्वारा आरंभ में, यानी कि शुरुआत में जमींदार की शक्ति को रैयत से, यानी कि किसान से राजस्व जमा करने तथा अपनी जमींदारी का प्रबंध करने तक ही सीमित कर दिया गया था। तो इस्तेमारी का मतलब सिंपल यही हो गया कि इसके द्वारा जो शुरुआत में जो जमींदार होते थे, जमींदारों को इतना शक्ति दिया जाता था कि वो रैयत से, यानी कि किसान से कर वसूले, टैक्स वसूले, फिर उस चीज को जो है किसको दे, कंपनी को दे, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे। तो ये था आपका इस्तेमारी बंदोबस्त, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है आपको। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आ रही है। मैं जो आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों, आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि बंगाल में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया था तो उनके जो अत्याचार है बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। किस तरीके से बढ़े थे, क्या क्या बढ़े थे, किस तरीके से टैक्स लिए जाते थे, जैसे कि बताया यहाँ पर 95% से ज्यादा फर्जी होता था, समझ रहे हैं आप। और वो अपने एजेंट को ही सारा जमीन दे देता था। मान लेते हैं अगर आपको कोई चीज का टैक्स लगा दिया गया 400 रुपए का, अब 400 रुपए आप नहीं पेड कर पाए, तो जिस चीज का आपको टैक्स दिया था, जिस चीज को देख करके, ठीक है, बस वो जमीन आपका ले लेगा। जैसे कि अभी भी टैक्स चलता है, वैसे देखिए सरकार जो है अभी भी टैक्स लेता है, लेकिन टैक्स लेने का सिस्टम अलग होता है। अभी एक गरीब है वो भी टैक्स दे सकता है, एक अमीर है वो भी टैक्स दे सकता है, और सभी का अलग अलग टैक्स होता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपको 100 रुपया में 2 रुपया देना पड़ रहा हो, तो जो अमीर है उसको 1 लाख में 200 रुपया देना पड़ रहा है, कुछ इस प्रकार है। लेकिन उस समय फिक्स था, उस समय वैसा कुछ नहीं था। उस समय आपको इतना देना है तो है, चाहे आपका खेती हो ना हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का जो है किसानों को दिक्कत होती थी, जिसके कारण मजबूरन वो जो है टैक्स को नहीं अदा कर पाते थे, जिसके कारण उसकी जमीन की नीलामी हो जाती थी। और वो जमीन की नीलामी होने के बाद उनका जो जमीन है वो अंग्रेजों का एजेंट जो होता था उन्हीं को दिया जाता था। इसलिए कहा जाता 95% जो है फर्जी ही होता था ये सभी चीजें। ठीक है, अब एक सूर्यास्त विधि है, इस चीज को समझिए, और एक अमला है। सबसे पहले सूर्यास्त विधि क्या होता है। एक ऐसा कानून था जिसके अनुसार यदि निश्चित तारीख को, यानी कि जो एक फिक्स तारीख बनाया गया, जैसे कि आज अगर आप कोई चीज का लोन लिए, कोई टैक्स लिया, फिर कोई लोन उठाए, तो आपको बोल दिया गया है कि आज से 1 महीना बाद, यानी कि 30 दिन के बाद आपको इतना दिन में इतना बजे आपको पेड करना पड़ेगा। तो एक प्रकार का सूर्यास्त विधि भी वही था, यानी कि एक ऐसा कानून था जिसके अनुसार यदि निश्चित तारीख को, यानी कि जो तारीख फिक्स किया गया, उस तारीख को सूर्य अस्त होने से पहले, यानी कि सूर्य के डूबने से पहले अगर आपने राजस्व को, यानी टैक्स को भुगतान नहीं किया, अदा नहीं किया, तो दोस्तों जमींदारी को, यानी कि जो जमीन है उस चीज को आपको नीलाम करना पड़ेगा।
चीजें। तो ये थी आपको सूर्यास्त विधि, यानी कि ऐसा कानून जिसके अनुसार एक फिक्स कर दिया गया था कि अगर आप इस तारीख को, एक निश्चित तारीख को इतना बजे से पहले, सूर्यास्त से पहले, सूर्य के डूबने से पहले अगर आप पेड नहीं करते हैं, अदा नहीं करते हैं, भुगतान नहीं करते हैं राजस्व को, टैक्स को, तो आपको अपना जमीन नीलामी करना पड़ेगा। यह था आपका सूर्यास्त विधि। एक अमला क्या है देखिए, राजस्व जमा करने के समय जमींदार एक अधिकारी होता था। राजस्व जमा करने से राजस्व जमा यानी कि टैक्स जमा करते समय जमींदार जो है वो एक अधिकारी होता था, जिसे क्या कहा जाता था, अमला कहा जाता था। चीजें आपको समझ में आ रही है? यानी कि जो जमींदार जो टैक्स वसूलते थे किसानों से, तो एक प्रकार का वो अधिकारी होता था और इसी को क्या बोला जाता था, अमला बोला जाता था। आगे चलकर जो है जमींदारों को, सैन्य टुकड़ियों को ब्रिटिश अधिकारी द्वारा भंग कर दिया गया था। ठीक है, तो आगे चलकर जमींदारों की जो सैन्य टुकड़ियां थी उसको ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा क्या कर दिया गया था, भंग कर दिया गया था, और जमींदार की कचहरियों का नियंत्रण जो है वो अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, तो फिर बाद में जो है जमींदार जो कर वसूलते थे किसानों से, फिर किसानों को जो है वो हटा दिया था। फिर डायरेक्ट जो अंग्रेज है वो डायरेक्ट उस चीज का यानी कि टैक्स को वसूलते थे डायरेक्ट किसानों से। जमींदार के अधिकार को पूर्ण रूप से सीमित कर दिया गया था, और जो जमींदार के अधिकार थी, जमींदार पहले तो मनमानी करते थे, वो किसानों से टैक्स लेते थे, मान लेते 100 रुपया लिया ऐसे टैक्स, अंग्रेज को जाकर दे दिया 50 रुपया, तो इस तरीके से जो टैक्स लिया करते थे। फिर बाद में जमींदार को एक प्रकार का सीमित कर दिया, उसका अधिकार जो होता था, जो उसको छूट दिया था, वो सीमित कर दिया, लिमिट में कर दिया। अब आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, यहां नहीं जा सकते, ये चीज को वसूल नहीं सकते, इस तरीके का कुछ उसको उस पर कंडीशन लगा दिया गया था। 1798 में अकेले बर्धमान जिले में ही राजस्व भुगतान को बकाया से संबंधित 30,000 से ज्यादा मामले लंबित यानी कि पेंडिंग थे। तो 1798 में अकेले सिर्फ बर्धमान जिले में, कहां पर, सिर्फ बर्धमान जिले में ही राजस्व भुगतान के बकाया यानी कि बकाया राशि जो है वो लगभग कितना थे, 30,000 से ज्यादा मामले जो है वो संबंधित है। 30,000 से ज्यादा लोगों के साथ ये चीजें जो है जुड़ी हुई थी, यानी कि एक प्रकार का पेंडिंग जो बोलते हैं कि आज का काम आपका पेंडिंग है। तो 1798 के समय 30,000 से ज्यादा लोगों की जो राजस्व की जो भुगतान करने की जो ये है वो बकाया थी और वो पेंडिंग थी, वो जमा करने वाली कोई बात वहां पर नहीं हो रही थी, एक प्रकार का वो पेंडिंग थी। अब देखिए ज्योतदारों का उद्भव, एक नया वर्ग आता है, एक नया समूह आता है जो कि है ज्योतदार। इस चीज को समझिए। देखिए ज्योतदारों का उद्भव फ्रांसिस बुकानन के उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के सर्वेक्षण में, किसके, फ्रांसिस बुकानन के उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के सर्वेक्षण में हमें धनी किसानों के एक वर्ग जिन्हें ज्योतदार कहा जाता है, विशद विवरण जिसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। चीजें समझ में आ रही है आपको? यानी कि फ्रांसिस बुकानन जो थे वो उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले में एक सर्वेक्षण किया है, और वहां पर उनको जो है धनी किसानों के बारे में एक वर्ग मिला है जिनको क्या बोला जाता था, ज्योतदार बोला जाता था, और इन्हीं के बारे में विशद विवरण जो है देखने को मिलता है, यानी कि डिटेल डिस्क्रिप्शन, उनके बारे में बहुत ज्यादा व्याख्या, विस्तृत जानकारी उनके बारे में हम लोगों को मिलती है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में ज्योतदार के पास बड़े बड़े जमीन थे। 19वीं शताब्दी के शुरुआत के वर्षों में ज्योतदार के पास जो है बड़े बड़े जमीन थे। गांव में ज्योतदारों की शक्ति जमींदार से ज्यादा थी। गांव में ज्योतदारों की शक्ति जो है वो जमींदार से ज्यादा थी। ज्योतदार ग्रामवासियों के बड़े वर्ग को अपना नियंत्रण में रखता था। स्थानीय व्यापार तथा साहूकार पर भी उनका नियंत्रण था। समझ रहे हैं आप? यानी कि पहले जमींदार चलाता था अपना मनमर्जी, फिर उसका जो है साहूकार वो भी एक प्रकार का मनमर्जी चलाता था, जो स्थानीय व्यापार होता था वो भी चलाता था। लेकिन जब ये ज्योतदार एक नया वर्ग आया जो कि फ्रांसिस बुकानन के उत्तरी बंगाल का जो सर्वेक्षण था दिनाजपुर जिले में, उन्हीं के द्वारा यह आया, तो फिर ज्योतदार जो है वो बहुत बड़े अमीर भी होते थे और शक्तिशाली होते थे, और ये ज्योतदार जमींदार जो थे उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होते थे। और ये जो आपका स्थानीय व्यापार और साहूकार है ये इसके कंट्रोल में रहते थे। किसके कंट्रोल में? ज्योतदार के कंट्रोल में। ठीक है, फिर देखिए ज्योतदार जमींदार द्वारा वसूले जा रहे राजस्व का विरोध करते थे, और ये जो ज्योतदार थे वो जमींदार जो कर वसूलते थे अंग्रेजों के कहने पर, उस चीज का ये विरोध करता था। कौन? ज्योतदार। ठीक है, राजस्व का विरोध करते थे तथा जमीन अधिकारी को उनके कर्तव्य से रोकते थे। जमींदार की संपत्ति की नीलामी में ज्योतदार उनके जमीनों को खरीदते थे, और जब जमींदार की संपत्ति होती थी, जो नीलामी होती थी किसानों की, तो उस समय जो नीलामी वाली जमीन होती थी उस चीज को कौन खरीदते थे? ये ज्योतदार जो है, क्योंकि बहुत ज्यादा अमीर होते थे तो ये जो है उस चीज को खरीदते थे जो नीलामी हुआ, जिसका नीलामी हो रहा था। ठीक है, उत्तरी बंगाल में ज्योतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। कुछ जगहों पर उन्हें हवलदार कहा जाता था। ठीक है, तो उत्तरी बंगाल में ज्योतदार आपको बोला जाएगा कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो ज्योतदार है वो कहां थे, तो उत्तरी बंगाल में उन्हें क्या कहा जाता था? हवलदार कहा जाता था। अन्य स्थानों पर उसे गांटीदार या मंडल कहे जाते थे। ठीक है, तो मंडल का मतलब हम लोगों ने देखा था कि मुखिया भी होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मंडल का मतलब क्या हो गया? गांटीदार हो गया। ठीक है, रैयत का मतलब मैंने आपको किसान बताया था, मुजारियन का मतलब किसान बताया था आपको। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर एक गांटीदार जिसको हम लोग मंडल बोलते हैं, तो मुखिया भी आप समझ सकते हैं, लेकिन सिंपल यहाँ पर उसका मीनिंग बताया गया कि उनको हवलदार कहीं कहीं पे कहा जाता था, और कहीं कहीं पे उसको जो है गांटीदार या फिर मंडल कहलाते थे वो। ठीक है, जमींदारों की तरफ से प्रतिरोध, इस चीज को समझिए। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में
जमींदारों की सत्ता समाप्त नहीं हुई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में अंग्रेज जो है उस पर फिक्स कर दिया, अंग्रेज उसको हटा दिया और वो डायरेक्ट कर वसूलने लगे, टैक्स वसूलने लगे। लेकिन फिर भी जमींदारों की जो सत्ता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई थी। राजस्व की अत्यधिक मांग तथा भू संपदा की संभावित नीलामी की समस्या से निपटने के लिए जमींदारों में इन दबाव से उबरने के रास्ते निकाल लिए। वर्धमान के राजा ने पहले तो अपनी जमींदारी का कुछ भाग अपनी मां को दे दिया। ठीक है, जो वर्धमान के एक राजा थे जिसके हमने बताया जा रहा है कि वो अपनी जमींदारी का कुछ भाग जो है वो अपने मां को दे दिया, क्योंकि कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक नियम निकाला था, एक रूल निकाला था कि महिलाओं की संपत्ति को नहीं छीना जाएगा। यानी कि जिसके पास, जो महिला के पास कोई संपत्ति अगर हुआ करते थे उस समय, तो उनके पास यानी कि महिलाओं के पास कोई भी चीज का नीलामी नहीं किया जाएगा, उनके पास से संपत्ति को नहीं छीना जाएगा। तो इसी के कारण जो जमींदार थे यानी कि जो वर्धमान के राजा थे वो अपने जमींदारी का कुछ भाग क्या करता, अपने मां को दे देता है। फिर जब संपदा यानी कि जब भू संपदा यानी कि जमीन का कुछ भाग नीलाम किया जाता है तो जमींदार के आदमियों ने ही अन्य खरीदारों को तुलना में ऊंची ऊंची बोलियां लगाकर संपत्ति को खरीद लिया तथा आगे चलकर खरीद की राशि को चुकाने में मुंह मोड़ लिया। चीजें आपको समझ में आ रही है? यानी कि जब देखिए चालाक कितना है जमींदार, यहाँ पर जमींदारों की बात हो रही है, यानी कि जो एक प्रकार का बोल सकते हैं कि जो अंग्रेज जब उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, पाबंद लगा दिया गया कि तुम ये चीज नहीं कर सकते हो, तो जमींदार के प्रभाव जो है पूर्ण रूप से अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में खत्म नहीं हुआ था। फिर वो दिमाग क्या लगाया कि सबसे पहले तो उसका जो जमीन हुआ करता था, क्योंकि अब अंग्रेज जो है वो सबके बराबर लेगा, यानी कि वो जमींदार के पास भी कुछ लेगा, किसान के पास भी कुछ लेगा। तो जमींदारों की यहाँ पर बात हो रही, तो जमींदार क्या गया, चालाक होने के कारण वो क्या गया कि अपना जो कुछ जमीन वगैरह थे वो अपने माँ को दे दिया करते थे, क्योंकि औरतों के पास कोई नियम था नहीं लेने का, कोई भी चीज का नीलामी वगैरह करने का। ठीक है, और फिर क्या करते थे, जब नीलामी की जाती थी उस चीज की, तो वही जो है अपने से किसी बड़े बड़े अधिकारी को उठाते थे और बोलते थे कि तुम जो है, जैसे मान लेते हैं पहला बोली लगा, बोली में बोला 100 लाख, तो कोई बोल दिया 101 लाख, कोई बोलता है 102 लाख। तो जो ज्यादा होता था उसको अपने यानी कि अपने ही आदमी को ज्यादा बुलवा देता था। मान लेते कोई किसान है, मान लेते सिंपल से एग्जांपल लेते, कोई गाड़ी है, गाड़ी का जो कीमत है वो 2 लाख ही है, नया में 2 लाख है, नीलामी जब किया तो उसका दाम रखा गया 30,000 शुरुआत में। ठीक है, एक आदमी बोला कि चलो हम 31,000 देंगे, एक आदमी बोला 32,000 देंगे, और एक आदमी क्या बोले हम सीधा 60,000 देंगे, और एक आदमी बोला कि 2 लाख देंगे। अब 2 लाख नया में मिलता है, वो बोलता हम 2 लाख देंगे। अब नीलामी है तो वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। फिर बाद में क्या किया, वो नीलामी जो है 2 लाख उसको दे देता है, क्योंकि भाई ज्यादा रुपया वो दिया। फिर बाद में ये जो 2 लाख वाला आदमी है ये बोलता है कि हम नहीं दे पाएंगे इतना रुपया। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर कह रहा है कि जब भू संपदा यानी कि जमीन का कुछ भाग नीलाम किया जाता था, नीलाम किया गया, तो जमींदार के आदमियों ने ही अन्य खरीदारों की तुलना में ऊंची ऊंची बोलियां लगाकर संपत्ति को खरीद लिया तथा आगे चलकर खरीद की राशि को चुकाने से वो मुंह मोड़ लिया। इसलिए दोबारा उस जमीनों की नीलामी करनी पड़ी। अंत में जो है कोई भी खरीदार जो है जमीन को नहीं खरीदता था और कम कीमत पर फिर जमींदार को ही बेचना पड़ता था। और जब वो कोई नहीं खरीदता था, फिर लास्ट में जो जमींदार होते थे, जो उसके मालिक होते थे, उन्हीं को फिर कम कीमत पर जो है बेचना पड़ता था। ठीक है, जमींदार कभी भी राजस्व की पूरी मांग अदा नहीं करता था, और जमींदार जो होते थे वो कभी भी जो टैक्स मांगा जाता था, जैसे मान लेते आपके पास 4% का टैक्स लगा, तो जमींदार इस चीज को कभी भी पूर्ण रूप से पूरा नहीं करते थे। वो हो सकता था 3% दे, हो सकता था वो 2% दे। मैं यहाँ पर जो है एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये नहीं समझिएगा कि 4%। ठीक है, जब कोई भी बाहरी व्यक्ति नीलामी में कोई जमीन खरीदता था तो कभी कभी जमींदार के लाठियाल नए खरीदार के आदमियों को मार पीट कर भगा देते थे। यानी कि जब कोई भी बाहरी व्यक्ति हो गया, जैसे कि जमींदार का जो गांव समाज है वहां को छोड़ करके जो बाहरी व्यक्ति हो गया, अगर वो नीलामी की हुई चीजें को यानी कि जमींदार की जो चीजों को नीलाम किया जाता था उसको अगर कोई भी खरीदने के लिए बाहरी आदमी आता था, तो ये जमींदार के जो लठियाल होते थे यानी कि जो गाँव के निवासी जो इसके साथी होते थे या फिर जो इसके एक प्रकार का इसके अंदर जो काम कर रहे थे वो अगर होते थे, तो वो क्या करते थे, उसको मार पीट कर भगा देता था। ठीक है, और वो लोग मानते थे, यानी कि वो लोग जो उसको मार के भगा देते थे, यानी कि लाठियाल नए खरीदार जमींदार के जो लाठियाल होते थे, एक प्रकार का उनकी तरफ से एक प्रकार का समझ सकते हैं कि गुंडे जो होते थे, समझ गए, तो वो क्या करते थे कि पुराना जमींदार ही मेरा अन्नदाता और हम लोग उसके प्रजा हैं, इसलिए इस जमीन पर केवल मेरा राजा का ही अधिकार होगा। उनका राजा कौन है, वो जमींदार उनका राजा है। तो कौन कहते थे ये चीज लठियाल कहते थे, जो इनके साथी हमेशा रहते थे, इनकी तरफ से लड़ा करते थे। अब 1793 से लेकर के 1801 के बीच बंगाल की 4 बड़ी जमींदारियों ने, जिनमें से बर्धमान की जमींदारी भी एक थी, अनेक बेनामी खरीदारियां की, जिनमें से कुल मिलाकर 30 लाख रुपए की प्राप्ति हुई। नीलामी में की गई कुल बिक्रियों में से 15-25 सौदे नकली थे। ठीक है, तो 1793 से लेकर के 1801 के बीच जो बंगाल में 4 बड़ी जमींदारी थी, 4 बड़ी जमींदारियों ने जो है, जिसमें बर्धमान की जो जमींदारी थी वो एक थी, 4 में से एक थी जमींदारी कहाँ की, बर्धमान की। ठीक है, और उनके बेनामी खरीदारियां को की, जिनके कुल मिलाकर 30 लाख रुपए की प्राप्ति हुई और नीलामी में
की गई कुल बिक्रियों में से 15% सौदे नकली थे। चीजें आपको समझ में आ रही है। अंततः गांव पर जमींदार की सत्ता अधिक मजबूत हुई, परंतु 1930 के दशक की घोर मंदी की हालत में जमींदार पूरी तरीके से कमजोर हो गए और जोतदार ने गांव में अपना पकड़ मजबूत बना ली। ठीक है, तो वो जो है एक प्रकार का फिर से मजबूत होने लगे थे, लेकिन 1930 के दशक में जो है घोर मंदी की वजह से उनकी हालत बहुत बुरी हो गई, बद से बदतर होती चली गई। फिर जो जोतदार थे, क्योंकि जोतदार जो है वो जमींदार से हमेशा अमीर होते थे, जोतदार बहुत ही ज्यादा एक प्रकार का बोल सकते हैं जमींदार भी उससे नीचे थे। ठीक है, तो जोतदार जो है वो गांव में अपना पकड़ मजबूत बना ली। चीजें आपको समझ में आ गई किस प्रकार का यहाँ पर जमींदारों की तरफ से प्रतिरोध हुआ करता था, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगे किस तरीके से जमींदार जो है दिमाग लगाता था। लेकिन 1930 में उल्टी स्थिति पैदा हो गई उसके खिलाफ। ठीक है, अब समझिए पांचवी रिपोर्ट के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको अच्छे से देखना है। वैसे पहले भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये भी चीज इंपॉर्टेंट है।